Hello and welcome back to my another video. Today I am going to cover a new background topic, which is Indian epic traditions, themes and recensions. The background topics are really very important for your examination, and this is a requested video. Trisha Dhali requested me through the comment section for making the videos on the background topics. So here I am with the topic of Indian epic traditions, themes and recension. So keep watching. This is a very important topic. Okay, keep watching. Okay, so the word epic is derived from the ancient Greek adjective epikos, which means a poetic story. तो एपिकॉस एक एंशियंट ग्रीक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है एक अ पोएटिक स्टोरी। पोएटिक स्टोरी मतलब एक कहानी और एक स्टोरी जो एक पोएम की तरह लिखा जाता है। तो ग्रीक एडजेक्टिव एपिकॉस से ही इंग्लिश वर्ड एपिक का जन्म हुआ है, डिराइव्ड हुआ है। ठीक है। इन लिटरेचर एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विच इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द हीरोइक डीड्स ऑफ अ पर्सन एंड अनयूजुअल करेज, यहाँ पे अनयूजुअल होगा, अन होगा यहाँ पे, एंड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी। लिटरेचर में एपिक का मतलब है एक लॉन्ग, एपिक का मतलब क्या है? लिटरेचर में एपिक है एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक नैरेटिव पोएम जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम होते हैं, विच इज़ यूजुअली, जिसका कहानी किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? कोई पर्सन का हीरोइक डीड्स के ऊपर, डीड्स मतलब वर्क्स, हीरोइक वर्क्स के ऊपर, उसका अनयूजुअल करेज और अनपैरेलल्ड ब्रेवरी के ऊपर। मतलब इतना ज़्यादा ब्रेव और करेज यहाँ पे लिखा जाता है कि इतना ब्रेवरी अनपैरेलल्ड होता है। मतलब किसी के अंदर इतना ज़्यादा ब्रेवरी नहीं देखा जाता है यूजुअली, लेकिन उस पर्सन के अंदर है। तो ऐसे कोई पर्सन का हीरोइक वर्क्स के ऊपर एपिक लिखा जाता है। दैट मीन्स एपिक पे, हर एक एपिक पे एक हीरो होता है जिसका अनयूजुअल करेज और अनपैरेलल्ड ब्रेवरी होता है। इस कहानी के ऊपर बेस करके एपिक का कहानी रचना किया जाता है। एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव हीरोइक पोएम। एक हीरो होते हैं, मतलब हीरोइक पोएम होगा, और लॉन्ग नैरेटिव पोएम है वो तो हम आगे पढ़ ही चुके हैं। तो एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विद अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर। देखो, एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव हीरोइक पोएम तो है, लेकिन इसका एक कहानी भी है जिसका एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। मतलब एपिक का एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर भी होते हैं, ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। Many cultures around the world has epic traditions, both classical and folk. Okay, वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, तो बहुत सारे कल्चर्स का ही एपिक ट्रेडिशंस होते हैं। एपिक दो प्रकार का होते हैं, क्लासिकल और फोक। तो दुनिया में जितना सारा कल्चर्स का एपिक ट्रेडिशंस होते हैं, तो हम देख पाते हैं कि बोथ क्लासिकल एंड फोक दोनों तरीके का ही एपिक कल्चर, एपिक ट्रेडिशंस हर एक कल्चर का होते हैं। बट देयर इज़ समथिंग यूनिक अबाउट इंडियन एपिक ट्रेडिशंस। लेकिन इंडियन एपिक, इंडियन कल्चर का जो एपिक ट्रेडिशन है वो बाकी का जो कल्चर है अराउंड द वर्ल्ड उनसे थोड़ा सा अलग है, कुछ यूनिक है। क्यों यूनिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे। Indian epic poetry is an epic poetry that is written in Indian subcontinent that is traditionally called काव्य। So Indian epic poetry क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब एपिक पोएट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रचना किया गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया और उसके आसपास का जो देश है उनको एक साथ कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो जो एपिक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो जो एपिक का कंपोजिशन हुआ है, रचना हुआ है, उनको कहते हैं इंडियन एपिक पोएट्री। तो इंडियन एपिक पोएट्री का ट्रेडिशनल नेम क्या था? काव्य। मोस्ट ऑफ द एंशियंट, यहाँ पे एस होगा, मोस्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन एपिक्स वेर ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज बट लेटर ट्रांसलेटेड इन मैनी अदर लैंग्वेजेस। एंशियंट मतलब अर्लियर, जो बहुत पुराना जो इंडियन एपिक्स है, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर पुराना जो इंडियन एपिक पोएम्स है वो ओरिजिनली किस भाषा में कंपोज हुआ था? संस्कृत लैंग्वेज में, लेकिन बाद में वो बहुत सारे लैंग्वेज पर ट्रांसलेट हुआ है। इंडियन एपिक ट्रेडिशंस
is still alive. Indian epic traditions अभी भी जिंदा है, अभी भी ongoing है. Unlike the other countries around the world, in every province of India we do have the epic traditions. Unlike the other countries around the world, दुनिया में ऐसे कोई countries पे नहीं है, लेकिन इंडिया में हर एक प्रोविंस मतलब है प्रदेश, हर एक जगह पे, हर एक प्रोविंस पे, हर एक प्रदेश पे इंडिया का हमारा एपिक ट्रेडिशंस हैं. इंडिया का हर एक प्रोविंस पे अलग अलग एपिक ट्रेडिशंस है जो दुनिया का और कोई देश पर नहीं है. The epics of Vyasa and Valmiki helps to reach the Indian epic tradition to a glorious position. Epics of Vyasa and Valmiki मतलब हम सभी को पता है अच्छे से कि ग्रेट इंडियन एपिक्स मेनली क्या क्या है, द रामायणा एंड द महाभारता. व्यासा का महाभारता एंड वाल्मीकि का रामायणा. तो द एपिक्स ऑफ व्यासा एंड वाल्मीकि मतलब रामायणा एंड महाभारता हेल्प्स टू रीच द इंडियन एपिक ट्रेडिशन टू अ ग्लोरियस पोजीशन. मतलब बहुत ग्लोरीफाई किया है रामायण और महाभारत ने इंडियन एपिक ट्रेडिशन को. मतलब रामायण और महाभारत का रचना होने के बाद इंडियन एपिक जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही ग्लोरीफाई हुआ है. द एंशियंट इंडियन एपिक्स हैव बीन रिटन एंड री-रिटन. एंशियंट जो अर्लियर जो पुराना इंडियन एपिक्स है वो बाद में, वो लेटर पीरियड में बहुत बार रचना हुआ है, रिटन हुआ है एंड री रिटन. The ancient epics are wonderfully perpetuated not only through the spoken words but even through music, dance, painting, sculptures, films, theatres and so on. Ancient जो इंडियन एपिक्स है, जो पुराना इंडियन एपिक्स है वो जो जनरेशन टू जनरेशन परपिचुएट हुआ है, जो ऑनगोइंग हुआ है हर जनरेशन टू जनरेशन, वो किसके थ्रू हुआ है? नॉट ओनली थ्रू द स्पोकन वर्ड्स, सिर्फ स्पोकन वर्ड्स से ही नहीं बल्कि म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, थिएटर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड सो ऑन. बहुत सारी ऐसी माध्यम से एंशियंट जो इंडियन एपिक्स है वो जनरेशन टू जनरेशन ऑनगोइंग हो रहा है, परपिचुएट हो रहा है. Hero worship is the central theme of Indian culture and thus it has continued in the literary traditions, that is epic poetry and traditions. Indian culture का जो central theme है वो क्या है? Hero worship. मतलब एक हीरोइज़म को वर्शिप मतलब यहाँ पे पूजा करना नहीं, हीरोइज़म मतलब हीरोइज़म को ग्लोरीफाई करना, एक हीरो को ग्लोरीफाई करना इंडियन कल्चर का सेंट्रल थीम है. एंड thus it has continued in the literary traditions too. जो एक कल्चर का जो सेंट्रल थीम होगा वही थीम तो उस कल्चर का लिटरेरी ट्रेडिशंस पे भी अफेक्ट करेगा. तो इसीलिए इंडियन कल्चर का ट्रेडिशन जैसे कि हीरोइज़म को ग्लोरीफाई करना है, हीरो वर्शिप है, तो इसीलिए यही कल्चर, यही जो थीम है वो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन पे भी कंटिन्यू हुआ है. तो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस मतलब यहाँ पे किसको बताया जा रहा है? एपिक पोएट्री एंड ट्रेडिशंस. मतलब इंडियन कल्चर में ज़्यादातर हम लोग देखे हैं कि एक हीरो को वर्शिप किया जा रहा है, एक हीरो को ग्लोरीफाई किया जा रहा है. तो यही थीम हमने कहाँ पे देखे हैं? इंडियन एपिक ट्रेडिशन पे ही देखे हैं. These epics are also involved to some religious practices and spiritual practices. ये जो एंशियंट इंडियन एपिक्स है, जो पुराना इंडियन एपिक्स है, यहाँ पे हम बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं. द रीडर्स कैन ऑब्जर्व a massive presence of Hindu god and goddesses in these epics. रीडर्स मतलब अगर हमने एपिक को वो जो एंशियंट इंडियन एपिक्स को पढ़ते हैं तो हम क्या देखेंगे? बहुत सारे हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस का प्रेजेंस यहाँ पे देख पाएंगे. Thus, propagation of Sanatan Dharma and the Vedic messages have been happening in the earlier themes through the epics. Okay, the propagation मतलब है
प्रोपागेशन का मतलब है प्रचार करना, मतलब सनातन धर्म मतलब हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस का मैसिव एक ह्यूज प्रेजेंस हम देख पा रहे हैं इंडियन एपिक में। सो इंडियन एपिक के द्वारा क्या किया जा रहा है, सनातन धर्म आई मीन हिंदू धर्म का प्रोपागेशन हो रहा है, हिंदू धर्म का एक वन टाइप ऑफ प्रचार हो रहा है। एंड द वैदिक मैसेजेस, सिर्फ सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म ही नहीं, वैदिक मैसेजेस भी यहाँ पे कन्वे हो रहा है एपिक का थीम्स के अंदर। दैट्स वाई व्यासा एंड वाल्मीकि's That's why Vyasa and Valmiki's creations Mahabharata and Ramayana are involved to the Vedic messages. So व्यासा एंड वाल्मीकि का जो महाभारत एंड रामायणा है वो ही मेन ग्रेट इंडियन एपिक्स है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये महाभारत एंड रामायणा इसीलिए वैदिक मैसेज भी कन्वे कर रहा है, बहुत सारे वैदिक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। The Vedic literature is vast and little difficult to understand for the common people because it contains the highest spiritual thoughts. Vedic literature क्या है, बहुत vast है, बहुत lengthy है, बहुत vast है, and a little difficult, बहुत थोड़ा सा difficult भी है कॉमन पीपल के लिए समझने के लिए। कॉमन पीपल समझ नहीं पाएंगे, मतलब इजीली समझ नहीं पाएंगे, इतना डिफ़िकल्ट है वैदिक लिटरेचर, और बहुत वास्ट भी है। क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इट कंटेन्स द हाईएस्ट स्पिरिचुअल थॉट, ये बहुत हाई लेवल का स्पिरिचुअल थॉट्स यहाँ पे हैं वैदिक लिटरेचर में, इसीलिए कॉमन पीपल ज़्यादातर समझ नहीं पाएंगे, इतना कठिन इतना टफ स्पिरिचुअल थॉट्स है यहाँ पे। सो इन ऑर्डर टू कैरी द नॉलेज ऑफ वेदा टू द कॉमन पीपल, द टू ग्रेट इंडियन एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत वर कंपोज्ड बेस्ड ऑन वैदिक मैसेजेस। तो कॉमन पीपल तो समझ नहीं पाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि वैदिक लिटरेचर कॉमन पीपल समझ नहीं पाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पिरिचुअल थॉट्स हैं। इसीलिए कॉमन पीपल के पास वेदा का जो नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल थॉट्स है, वो इजी करके कॉमन पीपल को समझाने के लिए टू ग्रेट इंडियन एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत का कंपोजिशन हुआ था बेस्ड ऑन वैदिक मैसेजेस। इजी लैंग्वेज में इजी करके कॉमन पीपल के पास वैदिक मैसेज का नॉलेज, वैदिक मैसेजेस पहुंचाने के लिए ही महाभारत एंड रामायण का रचना हुआ है। Not only the Ramayana and the Mahabharata, there are various Indian epics such as Panchatantra, Sangam literature. Okay, देखो रामायण और महाभारत तो मेन टू ग्रेट इंडियन एपिक्स है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडियन एपिक्स है, जिसका सच एज पंचतंत्र। ये पंचतंत्र हम बचपन में सभी पंचतंत्र का स्टोरीज़ पढ़े हैं या फिर देखे हैं टीवी में। पंचतंत्र एक छोटा छोटा स्टोरी का जो एडिशंस होते हैं, एक साथ पंचतंत्र नाम दिया जाता है। ये बच्चों को मोरल सिखाने में पंचतंत्र हम लोग देखे हैं, बच्चों को ज़्यादातर दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है उनको मॉरल्स सिखाने के लिए। संगम लिटरेचर तमिल लिटरेचर का एक पार्ट है। संगम लिटरेचर अभिज्ञान शकुंतला भी एक एपिक है, क्योंकि वहाँ पे भी हीरो है किंग दुष्यंता, उनका अभिज्ञान शकुंतला का हीरो है, और उनका हीरोइज्म को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया गया है। अभिज्ञान शकुंतला का पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अभिज्ञान शकुंतला नाम पे एक प्लेलिस्ट है। शिशुपाला वधा महाभारत के अंडर एक छोटा सा पार्ट है शिशुपाला वधा, जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा शिशुपाला को वध कर रहे हैं। यहाँ पे भी लॉर्ड कृष्णा को हीरो मान के उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका जो पावर है, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। बुद्ध चरित्र, अर्थशास्त्र एट्सेट्रा, ये सभी महाभारत रामायण को छोड़ के भी ये सभी ग्रेट इंडियन एपिक्स ही हैं। These Indian epics contain a good deal of mythology and great legends.
तो ये जो सारा इंडियन एपिक्स है वहाँ पे गुड डील ऑफ माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मतलब पुराना जो कहते हैं हम लोग, पुराना माइथोलॉजी और ग्रेट लेजेंड्स, लेजेंड्स मतलब हीरो, ग्रेट हीरोज़ और माइथोलॉजी यहाँ पे हैं इंडियन एपिक्स में। द एपिक ट्रेडिशन ग्लोरीफाइड द पोस्ट वैदिक सोसाइटी। इंडियन एपिक ट्रेडिशन किसको ग्लोरीफाई किया है? पोस्ट वैदिक सोसाइटी को बहुत ग्लोरीफाई किया है। फ्रॉम दीज टू एपिक्स वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द आर्यन एक्सपेंशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। आर्यन एक्सपेंशन, आर्यन के बारे में हम सभी हिस्ट्री में पढ़े हैं, कैसे आर्यन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे आया और यहाँ पे रहना शुरू किया, ये हम सब लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं। तो महाभारत और रामायण से हम लोग आर्यन एक्सपेंशन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे आर्यन का जो एक्सपेंशन है उसके बारे में भी हमको पता चलते हैं। The story of Ramayana indicates the Aryan expansion in South India. रामायण के क्या इंडिकेट करते हैं? साउथ इंडिया में आर्यन का जो एक्सपेंशन है वो हमको पता चलते हैं रामायण पढ़ के। It also depicts about the superiority of Dravidian culture. रामायण सिर्फ आर्यन एक्सपेंशन ही नहीं बल्कि द्राविडियन जो कल्चर है, द्राविडियन कल्चर भी एक बहुत ही पुराना इंडियन कल्चर है, तो द्राविडियन कल्चर का सुपीरियोरिटी भी रामायण से डिपिक्ट होते हैं। The epics tradition also helps us to have some ideas about the early history of Hindu period. The Indian epic traditions also helps us to have some ideas early history of Hindu period. हिंदू पीरियड का जो अर्ली हिस्ट्री है, हिंदुइज़्म का जो अर्ली हिस्ट्री है, वो भी उसके संबंधित भी एक आइडिया होते हैं हमको इंडियन एपिक्स पढ़ के। The theme of Indian epic tradition during Vedic age are also mirrored post कालिदासा period. मतलब इंडियन एपिक ट्रेडिशंस के, एंशियंट इंडियन एपिक ट्रेडिशंस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमको पोस्ट कालिदासा पीरियड भी नहीं छोड़ना चाहिए। पोस्ट कालिदासा पीरियड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Bhasa was a great Sanskrit playwright who was mostly habituated to write his plays based on the Ramayana. भाषा का जो भाषा एक बहुत ही ग्रेट संस्कृत प्लेराइट होते हैं एंशियंट इंडिया का, वो किसके ऊपर हैबिचुएटेड होते हैं? वो मोस्टली ज़्यादातर जो उनका जो प्लेस है वो किसके ऊपर बेस्ड करके होते हैं? रामायण। उनका जो सभी प्लेस है वो रामायण का स्टोरी के ऊपर ही रचना हुआ है, तो इसीलिए भाषा भी एक एपिक राइटर है। भावाभूति was a greatest playwright in 7th century who wrote two plays named Mahavira-charita and Uttarama-charita which depicts the earlier life of Lord Rama and his later life. तो भावभूति भाषा हुआ, भाषा को छोड़ के भावभूति भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेराइट थे 7th सेंचुरी में। तो 7th सेंचुरी में भावाभूति एक बहुत ही ग्रेट संस्कृत प्लेराइट थे जो दो नाटक रचना किए थे जिसका नाम है महावीराचरिता एंड उत्तरामाचरिता। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है। महावीराचरिता एंड उत्तरामाचरिता, ये दोनों ही जो प्ले है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ है? इसका स्टोरी किसके ऊपर डिपेंड करके रचना हुआ है? द अर्लियर लाइफ ऑफ रामा एंड हिज लेटर लाइफ। बोथ द अर्लियर एंड लेटर लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, मतलब ये भी रामायण से ही लिया गया है। मतलब ये दोनों प्लेस भी रामायण के स्टोरी के ऊपर, लॉर्ड रामा के लाइफ के ऊपर ही डिपिक्ट किया गया है। तो यही पूरा था, ये पूरा डिटेल्स था इंडियन एपिक ट्रेडिशंस, थीम्स एंड रिसेंशंस के बारे में। अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर चैप्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन या फिर वीडियो चाहिए, या फिर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, मैं
ऐसे ही ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो ऐसे करके ही मैं ज़रूर एक्सप्लेनेशन डाल दूँगी, एक वीडियो डाल दूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो में अगर कोई डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू।